दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप और भी अच्छी कहानियाँ सुन सकें। आज की कहानी है असली मातृत्व। मुझे आज लिवरपूल इंग्लैंड में आए पूरे 2 महीने हो गए हैं। यहाँ मैं 6 महीने के लिए एक अस्पताल में न्यूरोसर्जरी के एक शॉर्ट एडवांस कोर्स के लिए आया हूँ। 2 वर्ष पूर्व जब मैंने दिल्ली से अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी की थी, मेरे सपने काफ़ी बड़े थे। तभी से मैं पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी में लग गया था। मेरा लक्ष्य न्यूरोसर्जरी की विशेषता प्राप्त करना था। उसी के लिए मैं विदेश आया था। अतः उसी सिलसिले में मैं कुछ समय के लिए यहाँ के एक न्यूरोसर्जरी विभाग में काम सीखने आया था ताकि मेरी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। यहाँ के हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर यानी कि रॉबर्ट सर बहुत ही विख्यात न्यूरोसर्जन है। मैं उन्हीं के देखरेख में कुछ समय काम करना चाहता था। मैं उनके ही संरक्षण में रहकर काम सीख रहा हूँ। डॉक्टर रॉबर्ट मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। मुझे किसी भी चीज़ की कठिनाई नहीं होने देते। मेरे साथ उनका व्यवहार पिता तुल्य रहता है। वे मुझे लगभग अपना बेटा ही मानते हैं उम्र के हिसाब से। फिर भी मुझे घर की जब तब याद आती ही रहती है। कभी माँ की कमी तो कभी पापा की, कभी छोटी बहन माला की और फिर कभी अपने प्रिय दादाजी की। जब मैंने इन लोगों से अपने इंग्लैंड जाने के निर्णय के बारे में जानकारी दी तो पहले तो वे सब बेहद हैरान हो गए। सभी बहुत दुखी हुए थे, साथ ही गर्वित भी थे कि मुझे इतना बड़ा अवसर मिला है। मैं किसी महान सर्जन के नीचे प्रैक्टिस कर सकता हूँ। कल जैसे ही लाइब्रेरी से लौटा तो पापा का फ़ोन आया। जो समाचार मुझे पापा ने दिया उसे सुनकर मैं बेहद ज़्यादा घबरा गया था। उन्होंने बताया, किरण बेटा, तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत दिनों से ख़राब चल रही थी। मैं उन्हें लेकर अस्पताल पहुंचा और उनके सारे के सारे मेडिकल परीक्षण करवाए। उसके बाद पता चला कि उन्हें गर्भाशय में कैंसर है। फिर तो शीघ्र ही एक अच्छे से गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाया तो उन्होंने कहा कि जितना जल्दी हो सके तुरंत ऑपरेशन करके ओवरी को बाहर निकालना पड़ेगा। फिर कुछ डॉक्टर्स की सहमति से ऑपरेशन की तारीख तय हो गई है। मैंने भी डॉक्टर्स के निर्णय को बिल्कुल उचित समझा और इसलिए हाँ कह दिया। फिर तुम्हारी माँ का ऑपरेशन हुआ। वे अभी आईसीयू में हैं और कुछ दिनों तक शायद उन्हें वहीं रहना पड़ेगा। कुछ दिनों तक अस्पताल में भी रहना पड़ेगा। तुम चिंता ना करो, मैं और माला उनकी देखभाल बिल्कुल अच्छे से कर रहे हैं। सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तुम कोई चिंता मत करो। मेरे पिता प्रोफेसर दिवाकर दिल्ली के कॉलेज में इतिहास के प्रोफेसर हैं। उनकी इच्छा थी कि उनका बेटा डॉक्टर बने। बाद में मेरा भी झुकाव मेडिकल की ओर हो गया था और पापा के प्रयास और मेरी मेहनत से अब मैं एक डॉक्टर हूँ, उन्हीं की कृपा से। माँ की बीमारी का समाचार सुनते ही मैं अत्यधिक चिंतित हो गया। मेरा सारा ध्यान सिर्फ उन्हीं की ओर था। रात भर मैं सो नहीं पाया। सुबह उठते ही मैंने पहले पापा को फ़ोन किया और कहा कि आप शीघ्र ही माँ की सारी मेडिकल रिपोर्ट्स जो भी हैं डॉक्टर से लेकर मुझे मोबाइल में भेज दें ताकि मैं उनका अध्ययन कर सकूं। सारी रिपोर्ट पढ़ने के बाद मैं चौंक गया। उस रिपोर्ट में बीमारी और इलाज के बारे में सब कुछ बिल्कुल विस्तार पूर्वक बताया गया था, लेकिन केस हिस्ट्री में लिखा था कि श्रीमती आतिमाला दिवाकर ने कभी कोई बच्चा पैदा नहीं किया और ना ही उन्होंने कभी भी ज़िंदगी में गर्भ धारण किया है। बस इतना जानते ही मेरा दिमाग चक्कर खाने लगा। ये कैसे हो सकता है? माला और मैं सोचने लगा कि मेरी माँ, मेरी प्यारी माँ की क्या वास्तव में कोई संतान नहीं है?
किंतु माला और मैं तो उनके बेटे और बेटी हैं। मैंने सोचा अवश्य ही रिपोर्ट गलत है। ऐसा कैसे हो सकता है भला? यह मुमकिन ही नहीं। यही सोचकर रात के समय मैंने पापा को फिर से फ़ोन किया और माँ की रिपोर्ट के बारे में ज़िक्र किया। मैंने पापा से पूछा कि माँ की क्या यह रिपोर्ट सही है? कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई? इस पर पापा ने कहा कि ये बेटा माँ की ही रिपोर्ट्स हैं और 100% सही है। अब मेरा पापा से कुछ पूछने का साहस ही नहीं हुआ। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। मैं विचारों के सागर में जैसे बुरी तरह डूब गया। सोचने लगा कि यदि यह सब सच है तो झूठ का कहीं अस्तित्व है ही नहीं। तो क्या माँ हमारी नहीं है? ऐसे कैसे? ऐसा सोचना भी मुझे व्यथित कर गया। फिर मैंने यह अनुमान लगाया कि हो सकता है माला और मैं पापा की शायद पूर्वज पत्नी के संतान है। ऐसा भी कई बार होता है जो अब इस दुनिया में नहीं हो शायद। और हमारी माँ आतिमाला ने ही हमें मातृत्व का सुख दिया है। यदि ऐसा है तो हमारी माँ सबसे ज़्यादा धन्य है। यही सब सोचकर मैंने पापा से इस संदर्भ में और पूछताछ करना ठीक नहीं समझा और मैं चुप हो गया। केवल माँ के स्वास्थ्य के विषय में पूछता रहा। फिर लगभग 15 दिनों बाद माँ पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर घर लौट आई। पापा ने मुझे ये जानकारी दी। अब मैंने भी अपना मन पढ़ाई में ठीक से लगा लिया और इस बारे में कुछ भी सोचना नहीं चाहता था। दिन तो अस्पताल की व्यवस्था, ऑपरेशन थिएटर, मरीजों की चिकित्सा में बीत जाता, किंतु रात अतीत की यादों में बीतती थी। माला और मैं तब बिल्कुल छोटे थे। हम खूब खेलते कूदते और लगातार लड़ते थे जैसे दूसरे बच्चे करते हैं। जब हमारी लड़ाई होती तो हम फैसले के लिए अपनी माँ के पास जाते। माँ का फैसला अटल रहता था। वे हमेशा माला का ही पक्ष लेती थी। मुझे यह अच्छे से याद है, चाहे गलती माला ही क्यों न करती हो, किंतु माँ मुझे डांटती थी। हमेशा कहती थी कि तेरी बहन है बेटा, तुझसे 3 साल छोटी है, उससे लड़ाई मत किया कर, कब तू बड़ा और समझदार होगा। फिर जब पापा काम से आते तो हम दोनों दौड़कर उनके पास चले जाते। हम दोनों उनसे शिकायत करते, किंतु पापा कभी कुछ नहीं कहते थे। वे हमेशा निष्पक्ष रहते। तब मैं दादाजी के पास जाता था तो दादाजी हमेशा मेरा ही पक्ष लेते और कहते, तुम दोनों प्यार से रहो आपस में, बिल्कुल प्यार से। इस तरह का बचपन था हमारा। मैं माँ से अक्सर कहता रहता था, माँ तुम माला को ज़्यादा प्यार करती हो ना, सच बताओ। तो वह कहती, अरे बेटा तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? देखो किरण, प्यार प्यार होता है, वह कभी कम या ज़्यादा नहीं होता। उसे कभी भी किसी भी तराजू में नहीं तोला जाता। फिर वे मुझसे कहती, सच बता, तुझे ऐसे लगता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती? तब मैं बिल्कुल चुप हो जाता। आखिर बचपन के सवाल ठहरे। वैसे माला और मैं एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे और झगड़ा बहुत ही कम करते थे। जब मैं डॉक्टर बना तो माला की खुशी का ठिकाना नहीं था। सबसे ज़्यादा वह खुश थी। अब वह हर हफ्ते फ़ोन करके कहती कि मैं किसी बात की चिंता ना करूं और अपना ध्यान पढ़ाई पर लगा दूं। मैं माला से मजाक में कहा करता था, देख लेना कि जल्दी से तेरी शादी हो जाएगी, तब मेरा नंबर आएगा और मेरा रास्ता बिल्कुल क्लियर होगा। वह मुझसे कहती, भैया चिंता ना करो, माँ तुम्हारे लिए लड़की ढूंढ रही है, और हम दोनों हंस पड़ते। फिर मैं कहता, इतने दिन हो गए, जल्दी क्यों नहीं ढूंढती भला? फिर हम दोनों खूब हंसते अपने ही छोटे छोटे मजाकों पर। वैसे माला के लिए मैंने एक लड़का ढूंढ रखा है। उसे मेरी माँ, पापा और दादाजी भी पसंद करते हैं और उसे अच्छे से जानते हैं। वह माला की सहेली तरुणा का भाई
कैप्टन प्रदीप है। वह भारतीय सेना में काम करता है और सिक्किम में पोस्टेड भी है। उसे भी माला बेहद पसंद है। बस अगर इंतज़ार है तो मेरे यहाँ से लौटने का। मेरे लौटते ही माला और कैप्टन प्रदीप का विवाह हो जाएगा। अब धीरे धीरे समय अपने गति से आगे बढ़ा और मैं घर लौटने की तैयारी में लग गया। मेरा प्रैक्टिस का समय पूरा हो गया था। लिवरपूल में मुझे बहुत अच्छा लगता था। मौसम बेहद ज़्यादा सुहावना रहता है और मेरे सहयोगी और शिक्षकों का भी भरपूर सहयोग तथा प्यार मिला। मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा और बढ़िया रहा, विशेषकर डॉक्टर रॉबर्ट का। वे सदा ही मेरा उत्साह बढ़ाते थे और कहते, डॉक्टर किरण दिवाकर, आप यहीं आकर काम करो मेरे साथ। तो मैं कहता, सर मैंने आपसे इलाज सीखा है तो जीवन भर आपकी याद मेरे मन में बनी रहेगी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं समय समय पर आपसे मिलता रहूँगा, मैं आपके टच में रहूँगा। इस तरह 6 महीने पूरे होने के पश्चात मैं आखिर अपने देश लौट ही आया। घर और बाहर के सभी लोग मुझे देखकर बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुए। दादाजी, माँ, पापा और सबसे ज़्यादा माला। माला की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। उसने जैसे अपना बचपन पा लिया हो। इतना प्यार पाकर मैं माँ की मेडिकल रिपोर्ट वाली बात भूल ही गया था। किंतु आश्चर्य ये होता था कि माँ हमें कितने प्यार और कर्तव्य से पालती थी। फिर कैसे सोचूं कि उन्होंने हमें जन्म नहीं दिया था। फिर एक रात मैं पढ़ाई करके थक गया और चुपचाप सोने चला गया। किंतु न जाने क्यों नींद न आने के कारण कुछ संभावनाएं मन में जाग उठी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि माँ मेरे पापा की पूर्व पत्नी की बहन हो, क्योंकि ये तो कहा ही जाता है कि मौसी माँ के समान होती है। तो ऐसा भी हो सकता है कि हम मौसी के बच्चे हों। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था तो मैं गहरी नींद में सो गया, लेकिन यह विचार मेरे मन में तभी से घूम रहा था। सुबह जब मैं उठा तो पापा ने कहा, किरण बेटा, अब सब कुछ ठीक हो गया है, तुम्हारी माँ बिल्कुल स्वस्थ हो गई है, अब चिंता की कोई बात नहीं है। कल तुम काम से छुट्टी ले लेना, मैं भी छुट्टी ले लूँगा और फिर हम दोनों सुबह पास के मंदिर में जाएंगे और प्रार्थना करेंगे कि हम सब ऐसे ही खुश रहें और ईश्वर का धन्यवाद करेंगे। दूसरे दिन पापा और मैं मंदिर से लौट रहे थे तो अचानक ही बिना किसी भूमिका के भरे गले से पापा ने बोलना शुरू कर दिया। मैं 1 मिनट के लिए हैरान हो गया। किरण, तुम्हारी माँ की मेडिकल रिपोर्ट बिल्कुल सही है, ऐसा बताकर वे रोने लगे। मैं चुप हो गया। तब हम दोनों पास की एक पार्क में जाकर एक बेंच पर जा बैठे। अब मेरे लिए कुछ भी जानना और पूछना आवश्यक नहीं था, शायद मैं जानना ही नहीं चाहता था। पापा ने सारी बातें बताते हुए विस्तार पूर्वक कहा, बेटा, हम दोनों तुम्हारे असली माँ बाप नहीं हैं। जब शादी के 2 वर्षों बाद भी हमारी कोई संतान नहीं हुई तो हम एक अस्पताल में गए अपने इलाज के लिए। वहाँ हमें पता चला कि आतिमाला, तुम्हारी माँ कभी संतान पैदा नहीं कर सकती थी। हम बुरी तरह से दुखी थे। मुझे विश्वास ही नहीं हुआ और मैंने अपनी भी जांच कराई। मेरे बारे में डॉक्टर का उत्तर आशाजनक था, यानी कि मैं संतानोत्पत्ति में सक्षम था। यानी माँ को ही डॉक्टर ने संतानोत्पत्ति के लिए असक्षम बताया। उनकी यही राय थी। पापा बोले, यह बात जब मैंने तुम्हारी माँ को बताई तो वे ज़रा भी विचलित नहीं हुई। उन्होंने मुझे सुझाव दिया कि मैं उन्हें त्याग दूं और किसी दूसरी महिला से शादी करके अपना घर बसाऊं और अपना घर संतान से आबाद करूं। तब मैंने उन पर बहुत ज़्यादा क्रोध किया
और पूछा, क्या वे जानती हैं कि उनके बिना मैं जी नहीं पाऊंगा? जब माँ ने यह समस्या दादाजी को बताई तो वे भी थोड़े से चुप रहे। उन्होंने बड़े सरल ढंग से उसके बाद कहा, बहू, तुम्हारे बिना मेरा बेटा जी नहीं पाएगा और मुझे इस बात से जितनी पीड़ा होगी मैं उसका वर्णन उतना ही नहीं कर पाऊंगा। तुम इस घर में बहू बन के आई हो, यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अब तुम्हें माँ बनना पड़ेगा। इस घर में खुशियाँ तुम ही तो लाओगी। दादाजी के अथक प्रयास से ही कांतिमाला और मैं तुम्हारे माता पिता बने। काफ़ी प्रयास करने के बाद एक शिशु घर से हमने कानूनी कार्रवाई करके तुम्हें अपने घर ले आए। उस दिन से तुम हमारे बेटे बने। तुमने हमारा घर खुशियों से भर दिया। तब तुम्हारी दादी भी जीवित थी। वे भी बहुत खुश हुई थी तुम्हें पाकर। उन्होंने तुम्हारा नाम किरण रखा, जिसका अर्थ है वृक्ष का नवीन और कोमल पत्ता। और सच मानो, तुमने सचमुच एक सूर्य की किरण की तरह हमारे घर में उजाला कर दिया। इसके 3 साल बाद हमारी बगिया में एक और पुष्प खिला। बेटी माला को भी हम उसी शिशुगृह से लाए जहाँ से तुम्हें लाए थे। इस बार उसका नाम माँ ने रखा। कांतिमाला ने उसका नाम अपने नाम से मिलता हुआ रखा। पापा की सारी बातें सुनकर मैं आत्मसंतुष्ट और गर्वित हो गया। दादाजी के बड़प्पन के सामने मैं पूरा का पूरा झुक गया। अब प्रश्न यह था कि मुझे तो सब कुछ मालूम हो गया, किंतु कंचन को कौन यह सब बताएगा? उसे भला सच्चाई से कौन अवगत कराएगा? मेरी चिंतित मुख मुद्रा को देखकर पापा ने पूछा, क्या सोच रहे हो किरण? कुछ पूछना है बेटा? तब मैंने अपनी दुविधा उनको बताई तो वे हंसकर बोले, तुम्हें तो यह सब आज पता चला है, लेकिन माला को यह सब 5 वर्ष पहले ही दादाजी ने सब कुछ बता दिया था। तब तुम MBBS की पढ़ाई कर रहे थे और पढ़ाई के बीच में यह सब बातें बताकर हम तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। आगे पापा ने बताया कि माला ने ही यह सुझाव दिया था कि हम तुम्हें अभी कुछ ना बताएं ताकि तुम्हारी पढ़ाई में कोई भी व्यवधान न आ जाए। कहा, जब भैया का डॉक्टर बनने का सपना पूरा हो जाए, वो अपनी डिग्री लेकर घर आ जाएं, तभी उन्हें ये सच्चाई बताएं और सच से अवगत कराएं। अब मेरी नज़रों में माला भी धन्य हो गई। वारी बहना, माँ का प्यार पाकर आज मुझे लग रहा है कि माँ माँ होती है। वह कभी भी असली, नकली, सगी अथवा सौतेली नहीं होती है। माँ तो सिर्फ माँ होती है। सच कहूँ तो माला और मैं उस अमर बेल की तरह हैं जिसकी कभी भी जड़ नहीं होती, किंतु जिस पेड़ में वह अमर बेल चढ़ जाती है, वही वृक्ष उसका कुछ ना होते हुए भी उसका सब कुछ होता है और उसका पालन पोषण करता है, जैसे हमारे दादाजी, माँ और पापा हमारे लिए करते हैं। हमारे माँ पापा तो धन्य हैं और दादाजी, उनके बारे में तो क्या ही कहूँ, वे तो अतुलनीय हैं। उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मेरे दादाजी का कहना है कि सत्य से बड़ा संसार में कुछ भी नहीं होता है, इसलिए सत्य ही प्रेरित करता है कि इसे प्रकट कर दिया जाए हर एक के लिए। इसी कारण हमने माला के भावी ससुराल वालों को यह बात शादी से पहले ही बता दी थी, ताकि बाहर वाले कभी कोई उनके कान न भर सके। प्रथम तो प्रदीप के घर के लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ और वे विश्वास कर ही नहीं रहे थे। अब वे लोग बहुत प्रसन्न हैं कि एक सत्यवादी परिवार के साथ अपने पुत्र का संबंध कर रहे हैं। माला ने कहा कि जहाँ भी किरण का रिश्ता करें, उन्हें भी सारा का सारा सत्य पहले ही बता दें। पापा का तो
यही कहना है मेरा सत्य तो केवल मेरे ये 2 बच्चे हैं, इनसे बड़ा मेरे जीवन का भला क्या सत्य हो सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को याद से सब्सक्राइब भी कर लें। और प्लीज़ हमें कमेंट्स में ज़रूर बता दें कि आपको ये कहानी कैसी लगी। तब फिर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।